शादी का हॉल खुशियों से गूंज रहा था। हर तरफ रोशनी, संगीत और मेहमानों की मुस्कान दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह दिन सभी के लिए यादगार बनने वाला है। लेकिन किसी को क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे समारोह को हमेशा के लिए बदल देगा। अचानक पूरे हॉल की लाइट चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चों की चीखें, महिलाओं की घबराई हुई आवाजें और लोगों की भागदौड़ ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। तभी किसी के गिरने की तेज आवाज आई। अरे, लाइट को क्या हुआ? कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट जल उठी। हल्की रोशनी में देखा गया कि एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। एक युवक तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? लड़की ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। सॉरी, पता नहीं अचानक लाइट कैसे चली गई। तभी किसी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम गिर कैसे गई? क्या किसी ने तुम्हें धक्का दिया? लड़की ने घबराई हुई नजरों से चारों तरफ देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरे में कोई उसके बिल्कुल पास आया था। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। कमाल है, यहां तो कोई भी नहीं है। आइए, मैं आपकी मदद करता हूं। उसने लड़की को सहारा देकर खड़ा किया। थैंक यू। सबको लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ देर बाद डीसी सर वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने सीधे उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, इससे पहले तो तुम्हें कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, आज अचानक क्या हो गया? लड़की कुछ बोल पाती, उससे पहले डीसी सर ने एक और सवाल दाग दिया। तुम्हारी फैमिली ने क्राइम किया है और मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो, है ना? तुम अपनी क्रिमिनल फैमिली को बचाना चाहती थी और मैं बीच में आ गया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सभी लोगों की नजरें अब लड़की पर टिक चुकी थीं। उसने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, सॉरी, अभी इस बारे में बात करने का सही समय नहीं है। लेकिन डीसी सर रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, अब सही समय नहीं है? जब 100 करोड़ के दहेज का मामला सामने आया है तब भी नहीं? लड़की की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं अपनी फैमिली के क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर रही हूं डीसी सर। मैं सिर्फ यह चाहती थी कि राज और नायरा की शादी सबके सामने तमाशा न बन जाए, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाई। यह सुनकर वहां मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डीसी सर ने सख्त लहजे में कहा, सीरियसली? हम 100 करोड़ के दहेज की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस मुद्दे को उठाना जरूरी नहीं था? क्या इतनी बड़ी बात को छिपा देना चाहिए था? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। डीसी सर ने फिर कहा, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अपनी फैमिली को डिफेंड कर रही हो। लड़की ने इस बार पूरी मजबूती से जवाब दिया, सर, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। मैंने साफ कहा है कि मैं अपनी फैमिली को डिफेंड नहीं कर रही। गलती मम्मी जी, विश्वास और पापा जी की है। लेकिन जिस तरह नायरा की कोई गलती नहीं है, उसी तरह राज की भी कोई गलती नहीं है। वह क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक विक्टिम है। यह सुनकर राज की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसके दर्द को समझ रहा है। लेकिन डीसी सर के मन में अभी भी एक सवाल था। उन्होंने पूछा, अगर तुम सब कुछ जानती थी तो शादी शुरू होने से पहले राज को सच क्यों नहीं बताया? हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक लड़की कुछ नहीं बोली। फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्योंकि मुझे बाथरूम में बंद कर दिया गया था। पूरा हॉल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। क्या? हाँ, मुझे अंदर लॉक कर दिया गया था। मैं बहुत देर तक दरवाजा पीटती रही। किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। आखिरकार मैंने जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा और बाहर निकली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतना सुनते ही पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। अब सवाल यह था कि उसे बाथरूम में बंद किसने किया। डीसी सर ने तुरंत सिक्योरिटी टीम को सीसीटीवी फुटेज मंगाने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में फुटेज स्क्रीन पर चलने लगी। सभी की सांसें थम गईं। फुटेज में साफ दिखाई दिया कि लड़की खुद बाथरूम में गई थी। कुछ सेकंड बाद एक काले कपड़ों में व्यक्ति वहां आया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया, लेकिन उसका चेहरा हुड से ढका हुआ था। सभी सोचने लगे कि आखिर वह कौन था। तभी डीसी सर ने फुटेज को झूम करने को कहा। जैसे ही वीडियो बड़ा किया गया, उस व्यक्ति के हाथ में पहनी हुई एक खास अंगूठी दिखाई दी।
राज अचानक चौंक गया। यह अंगूठी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारे घर में सिर्फ एक इंसान पहनता है। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। राज ने कांपती हुई उंगली से भीड़ में खड़े एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया, लेकिन तभी वह व्यक्ति अचानक भागने लगा। पुलिस उसके पीछे दौड़ी। कुछ मिनटों की भाग दौड़ के बाद उसे पकड़ लिया गया। सभी को लगा कि अब असली अपराधी सामने आ गया, लेकिन तभी कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने कहा, मैंने दरवाजा बंद किया था, लेकिन अपने मन से नहीं। मुझे ऐसा करने के लिए पैसे दिए गए थे। किसने? पूरा हॉल एक साथ चिल्लाया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और जिस नाम का खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति पर पूरे समय भरोसा किया जा रहा था, जिसने बार बार खुद को निर्दोष बताया, जिसने सभी के सामने न्याय और ईमानदारी की बातें की थीं, उसी ने पूरी साजिश रची थी ताकि सच समय पर बाहर ना आ सके और दोनों परिवार हमेशा के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। पूरा हॉल सन्न रह गया। राज को समझ आ गया कि वह केवल दहेज की साजिश का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र का भी शिकार बना था। डीसी सर ने तुरंत सभी सबूत सुरक्षित कर लिया और कहा, आज से इस केस की दिशा पूरी तरह बदल गई है। अब सिर्फ दहेज का मामला नहीं, बल्कि साजिश, सबूत छिपाने और गवाह को रोकने की भी जांच होगी। लड़की ने राहत की सांस ली। आखिरकार उसकी बात पर विश्वास किया गया। राज ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम आज सच नहीं बताती तो शायद मैं भी हमेशा गलत लोगों पर भरोसा करता रहता। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति समझ चुका था कि कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो हर पल अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक होने का दिखावा करता है। यहीं से इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए रहस्य की शुरुआत होती है, क्योंकि अब सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह पूरी साजिश सिर्फ दहेज तक सीमित थी, या इसके पीछे कोई और भी बड़ा राज छिपा हुआ था जो अभी सामने आना बाकी है।